जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर क्लासेज में। हम लोग पिछले क्लास में नागरिकता को अध्ययन कर चुके थे। नागरिकता भाग 2 किसमें था? नागरिकता भाग 2 नागरिकता किसमें था? भाग 2 नागरिकता। इसमें आपको हम लोग कुछ हद तक पढ़ चुके, कुछ अनुच्छेद पढ़ चुके थे। अनुच्छेद में कहाँ तक पढ़ चुके थे? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। कहाँ तक पढ़ चुके थे? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इतना आप समझ गए। अब इसके आगे डिस्कस करना है। आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। जैसे समझिए, नागरिकता किस देश से लिया गया है? ये क्वेश्चन पूछ देता है कि नागरिकता किस देश से लिया गया है। तो नागरिकता हमारे देश में ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे देश में नागरिकता ब्रिटेन से 85% यानी 85% नागरिकता हम लोग कहाँ से लाए हैं? ब्रिटेन से लाए हैं। और 15% नागरिकता हम लोग 15% 3 साल में यानी 3 ईयर में बनाए हैं, खुद बनाए हैं। 15% नागरिकता भारतीय खुद बनाया है। कितने में? 3 साल में यानी 3 ईयर में। इतना आप समझ गए। चलिए, और आपको क्या बताए थे? और आपको बताए थे नागरिकता के 5 विधियां हैं, 5 शर्तें हैं नागरिकता प्राप्त करने के लिए। कौन कौन सी शर्तें हैं उसको देख लेते हैं। पहली शर्त है जन्म के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। किसके आधार पर दिया जाएगा? जन्म के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। दूसरी शर्त क्या थी? वंश के आधार पर। क्या थी? वंश के आधार पर। तीसरी शर्त क्या थी? तीसरी शर्त थी कि आपका पंजीकरण के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। चौथी क्या थी? देशीकरण। कौन सी थी? देशीकरण। और पांचवी क्या थी? पांचवी थी आपका, चौथी क्या थी आपकी? देशीकरण। पहला क्या था? जन्म, दूसरा वंश, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीकरण और पांचवी क्या थी? अर्जित भूमि। क्या थी? अर्जित भूमि। क्या थी? अर्जित भूमि। ये 5 शर्तें थी, ये 5 विधियां थी जिसको आप यूज कर उपयोग कर भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते थे। इतना आप समझ गए। अब इस चीज़ को आपको कल के क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को नहीं देखे हैं वो जाके पिछले क्लास में इसको कवर कर लें, उसके बाद इस क्लास को आपको कवर करेंगे। इतना आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या बताए थे? नागरिकता में बताए थे कि हमारे देश की नागरिकता कैसी है? एकहरी नागरिकता है। कैसी है? एकहरी नागरिकता है। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारे देश की नागरिकता कैसी है? एकहरी नागरिकता है। यूएसए यानी अमेरिका की नागरिकता कैसी है? दोहरी नागरिकता है। यहाँ की दोहरी नागरिकता है। ठीक है, हमारे देश की एकहरी नागरिकता है। इसमें आपको और बताए थे नागरिकता से रिलेटेड। नागरिकता हमारे देश में कब लाया गया? नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? नागरिकता अधिनियम हमारे देश में कब पारित हुआ? 1955 में। कब पारित हुआ? 1955 में। जो नागरिकता अधिनियम है 1955, इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया? तो सर्वप्रथम संशोधन नागरिकता अधिनियम 1955 में सर्वप्रथम संशोधन 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इतना आप समझ गए कि नागरिकता अधिनियम सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया था? 1986 में। नागरिकता से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? संसद। कौन बनाएगा? संसद। किस मंत्रालय के तहत? गृह मंत्रालय के तहत। संसद कानून बनाएंगे गृह मंत्रालय के तहत। इस चीज़ को आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिकता से रिलेटेड कुछ चीज़ों आपको नहीं बताए थे उसको बता देते हैं। जैसे NRI, PIO, OCI, NRO, NRE, FCNR, ये सब क्या होते हैं इसको देखिए। नागरिकता से रिलेटेड क्या क्या है उसको देखिए। NRI, PIO,
OCI। इसी में देखिए जो NRI लोग होते हैं जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में कमाने जाते हैं तो उनके लिए एक अकाउंट खोला जाता है। अकाउंट खोला जाता है ना, तो वो भी 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला अकाउंट होता है NRO, दूसरा होता है NRE और तीसरा होता है FCNR। इसको भी आप डिस्कस करेंगे ये क्या होता है, इसको भी आपको डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। इसके बाद आपको बताएंगे CAA क्या है, CAA जो कानून आया था 2019 में ये क्या है। उसके बाद इसको बताएंगे आपको NRC क्या है। क्या चीज़? NRC क्या है। ये जो 2019 में आया था, ये CAA और NRC कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है, लेकिन इसको 2019 में राजनीतिक मुद्दा बनाकर इसको इतना बवाल किया गया, इतना जो समझिए कि बहुत हंगामा हुआ 2019 में इस चीज़ पर, कि बहुत लोगों ने आंदोलन भी कर दिया, बहुत हंगामा हुआ भारत में CAA और NRC को लेकर। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, एक छोटी सी मुद्दा थी। इसको होना भी, हमको जहाँ तक उम्मीद है इसको होना भी चाहिए था। आपको बताएंगे क्यों होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब एक एक चीज़ उसमें से हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, NRI क्या है? पहला NRI को इंग्लिश इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया। क्या कहते हैं? नॉन रेसिडेंट इंडिया। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अप्रवासीय भारतीय। क्या कहते हैं? अप्रवासीय भारतीय, नॉन रेसिडेंट इंडिया। क्या कहते हैं? नॉन रेसिडेंट इंडिया। ठीक है, अब हम लोग NRI किसे कहेंगे? जैसे होता है ना, क्वेश्चन पूछ देता है कि NRI किसे कहा जाता है, तो उसको समझिए। NRI उस व्यक्ति को कहेंगे जो व्यक्ति भारत छोड़कर कुछ समय के लिए, जैसे जो NRI उसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति भारत छोड़कर कुछ समय के लिए विदेश चला गया उसको NRI कहते हैं। क्या कहते हैं? NRI कहते हैं कि हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए वो भारत छोड़कर कहाँ चला जाए? विदेश चला जाए, उसको क्या कहते हैं? NRI कहते हैं। जैसे ना समझिए, कोई व्यक्ति है वो सऊदी अरब या अमेरिका या जहाँ कहीं भी अन्य इत्यादि एजुकेशन के पर्पज़ से या व्यापार के पर्पज़ से अगर वो भारत छोड़कर विदेश चला गया है 6 मंथ से ज़्यादा, कितना? 6 मंथ से ज़्यादा। अगर कोई व्यक्ति 6 मंथ से ज़्यादा यानी 6 महीने से ज़्यादा अगर विदेश चला गया है एजुकेशन के पर्पज़ से या फिर व्यापार के पर्पज़ से या बिजनेस के पर्पज़ से, अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा भारत छोड़कर विदेश चला गया है तो उसको क्या कहेंगे? NRI कहेंगे। क्या कहेंगे? NRI कहेंगे। अब समझ में आया आपको NRI किसे कहा जाता है? जो 6 महीने से ज़्यादा भारत छोड़कर विदेश चले गए एजुकेशन के पर्पज़ से, बिजनेस के पर्पज़ से या किसी अन्य पर्पज़ से, एनीवन। अगर वो 6 महीने से ज़्यादा भारत छोड़ के विदेश में रहते हैं तो उनको NRI कहा जाता है। क्या कहा जाता है? NRI कहा जाता है। अब मान लीजिए कुछ लड़के को डाउट होगा कि सर अगर 2 महीना, 4 महीना, 3 महीने के लिए कोई विदेश घूमने के लिए जाता है या 1 महीने के लिए कोई विदेश घूमने के लिए जाता है तो क्या उस व्यक्ति को भी NRI कहा जाएगा? तो उस व्यक्ति को NRI नहीं कहा जाएगा। इतना समझ गए? मान लीजिए 2 महीने या 4 महीने या कितना दिन अगर आप 6 मंथ से यानी 6 महीने से कम अगर विदेश में जाके घूमते हैं तो आपको NRI नहीं कहा जाएगा। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको भी NRI कहा जाएगा। इतना आप समझ गए? चलिए, आप समझ गए NRI क्या होता है? अप्रवासीय भारतीय। जो अप्रवासी भारतीय होते हैं वो कितने महीने के लिए जाते हैं? 6 मंथ से ज़्यादा के लिए जाते हैं। 6 मंथ से 6 महीने के ज़्यादा के लिए समय के लिए जाते हैं विदेशों में, उनको NRI कहा जाता है। अब बताते हैं आपको, जो NRI भाई हैं, जितने भी NRI हैं वो भारत छोड़कर लगभग 55 लाख लोग भारत छोड़कर, 55 लाख से ज़्यादा भी लोग भारत छोड़कर कहाँ हैं? विदेशों में, काम के पर्पज़ से, बिजनेस के पर्पज़ से। जैसे समझिए ये क्या है? भारत। क्या है? भारत। जो इधर एरिया के देश हैं जैसे ईरान, मिस्र, सऊदी अरब
अन्य जितने भी इधर के एरिया के जो देश हैं, कंट्री हैं, सबसे ज़्यादा भारतीय इसी कंट्री में है जो काम के परिपथ से हैं। इस एरिया के जो एनआरआई भाई हैं, क्या हैं? एनआरआई भाई। एक समय था 1998 की बात है कि कब की बात है? 1998 की बात है। 1998 में जब परमाणु परीक्षण कर रहे थे एपीजे अब्दुल कलाम, कौन कहे थे? एपीजे अब्दुल कलाम। उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की। किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। और उस समय क्या किया गया था? परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में। 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया गया, उस समय हमारे देश पर अमेरिका ने एम्बार्गो नामक नियम लगाकर प्रतिबंध कर दिया कि भारत से ना ही कोई व्यक्ति सामान खरीदेगा और ना ही कोई व्यक्ति भारतीय सामान कहीं ले जाकर किसी देश में बेच पाएंगे। ऐसा एम्बार्गो नियम क्या किया था? प्रतिबंध लगा था एम्बार्गो नियम के तहत। इतना समझ गए? कौन किया था? अमेरिका। कब किया था? 1998 में। हमारे देश के जब वो 1998 में ये जब नियम लगा दिया हमारे देश पर, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था एकदम टूटने लगी, बिखरने लगी। समझिए कि हमारे देश में महंगाई कुछ उचित और उच्च पर आ गई, मतलब एक तरह से महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। यही जो 55 लाख एनआरआई भाई थे, जो 55 लाख एनआरआई भाई थे, यही इस एरिया से इतना पैसा भेजे भारत में कमाने, इतना पैसा भेजे कि भारत की अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दिया और भारत के अर्थव्यवस्था को इन लोगों ने रोक दिया। तो ऐसे सैल्यूट है एनआरआई भाइयों की जो भारत की अर्थव्यवस्था को 1998 में रोक दिया था। क्या किया था? भारत की अर्थव्यवस्था को टूटने से क्या कर दिया था? रोक दिया था। कौन? एनआरआई भाइयों ने। इसके तहत भारत सरकार ने कुछ इन लोगों के एनआरआई भाइयों को उपकार भी किया। इनके इनकम में कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। जो इनका इनकम होता है इन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। इतना आप समझ गए कि जो एनआरआई भाई हैं, इनका जो इनकम होता है, इनकम जो वो एनआरआई भाई विदेशों में कमाकर भारत में पैसा भेजते हैं, इनके इनकम पर यानी इनके वेतन यानी सैलरी पर टैक्स नहीं लिया जाता है। क्या नहीं लिया जाता है? कर यानी टैक्स नहीं लिया जाता है। इतना आप समझ गए? तो एनआरआई भाई बहुत महान थे। 1998 इन्होंने बहुत उपकार किया भारत के ऊपर। इतना आप समझ गए? चलिए अब दूसरा क्या चीज़ है? दूसरा है क्या चीज? दूसरा है आपका पीआईओ। क्या है? पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या ना इसका है? पीआईओ को फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो पीआईओ है, क्या है? पीआईओ ये एक तरह से क्या था? कार्ड का क्या था? कार्ड था। क्या था? जैसे पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी होती है, उसी तरह ये क्या था? एक तरह से कार्ड था। क्या चीज़? पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या था? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये पीआईओ का फुल फॉर्म है। ये एक तरह से क्या था? कार्ड था। जैसे पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी होता है, वैसे एक तरह से क्या था? कार्ड था। इसके तहत जो व्यक्ति भारत से विदेशों में गए हैं, कहाँ गए हैं? विदेशों में गए हैं और विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं। विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए, लेकिन हैं वो कहाँ के? भारत के। मूल निवासी कहाँ के हैं? भारत के हैं। लेकिन बिजनेस के तौर पर वो लोग जाकर विदेशों में क्या कर लिए हैं? क्या कर लिए हैं? नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं। जो व्यक्ति विदेशी नागरिक, जो व्यक्ति भारत के व्यक्ति हैं, अगर वो विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं तो उनको भारत सरकार क्या दिया?
उनको बुलाकर भारत सरकार एक कार्ड दिया जिसको कहा गया PIO कार्ड। क्या कहा गया? PIO कार्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या कहा गया? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO कार्ड। इस कार्ड के तहत आप भारत में बिना वीज़ा के आ सकते थे। किसके तहत? इस कार्ड के तहत। आप इस कार्ड को लाकर एयरपोर्ट पर दिखाएंगे तो आपको भारत में बिना वीज़ा के आप भारत में प्रवेश कर सकते हैं, भारत में पूरा भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इसके तहत आपको कुछ शर्तें थीं, उसको समझिए कौन कौन शर्तें थीं। जो PIO कार्ड था इसमें कुछ शर्तें लगा दी गई थी। पहला शर्त ये था कि अगर आप भारत में आते हैं तो आपको हर 6 मंथ पर आपको लोकेशन देना पड़ता था। लोकेशन करने का मतलब आपको हर 6 मंथ पर बताना पड़ता था रीजनल ऑफिस में जाकर कि मैं यहाँ हूँ, इस काम के पर्पस से हूँ, इतने समय तक रहूँगा। कहाँ बताना पड़ता था? रीजनल ऑफिस में जाकर, यानी पुलिस स्टेशन या रीजनल ऑफिस में जाकर आपको बताना पड़ता था। जो व्यक्ति PIO कार्ड को लेकर भारत में प्रवेश करते थे, आते थे, इतना आप समझ गए। उनको क्या करना पड़ता था? 6 मंथ अगर भारत में रह रहे हैं, 6 मंथ से ज़्यादा आप भारत में रह रहे हैं किसी काम के पर्पस से, तो आपको 6 मंथ के अंदर, आपको 6 महीने के बाद आपको क्या करना पड़ता था? रीजनल ऑफिस में जाकर आपको बताना पड़ता था कि हम इस काम के पर्पस से इतने समय के लिए यहाँ पे रुके हैं। इतना आप समझ गए। दूसरी बात थी कि जो ये व्यक्ति थे, इनको एक समस्या ये थी कि ये व्यक्ति हमेशा इनके साथ भेदभाव की भावना की जाती। जैसे में समझिए, भेदभाव कैसे? आप मतलब ये कहने का मतलब नहीं कि छुआछूत, ऐसी भेदभाव नहीं। भेदभाव का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अपने भारत के मूल निवासी हैं, अगर हम लोग ताजमहल देखने जाते हैं तो मान लीजिए हम लोग के लिए कितने टिकट है? 30 रुपये टिकट है। कितने हैं? 30 रुपये टिकट। वही कोई भारतीय व्यक्ति है और विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं और PIO कार्ड को लेकर भारत में आए हैं घूमने के लिए, अगर वो जाते हैं ताजमहल देखने के लिए तो उनकी टिकट कितनी हो जाएगी? 100 रुपये। तो एक तरह से क्या है? एक भेदभाव भावना की है कि नहीं? भेदभाव है। तो भारत सरकार ने कहा ये ठीक नहीं है, ये हमारे ही देश के निवासी हैं, भले ही जाकर आप विदेशी नागरिकता ले लिए हैं, इनको लिए कुछ किया जाए। तो भारत सरकार ने PIO के जगह 2015 में PIO को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? 2015 में PIO को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 2015 में PIO को समाप्त कर दिया गया। इतना आप समझ गए। जब 2015 में PIO को समाप्त किया गया तो इसी के जगह पर क्या लाया गया? OCI। क्या लाया गया? OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या किया गया? OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए अब उसको समझते हैं OCI क्या है। आप समझ गए PIO क्या चीज़ है। चलिए अब उसको समझते हैं OCI क्या है। OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय विदेशी नागरिक, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय विदेशी नागरिक। आप समझ गए इतना। चलिए, जो OCI था, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो OCI था ये एक तरह से क्या था? कार्ड। आपको बताए हैं कि जो PIO कार्ड है, PIO क्या है? PIO, जो PIO कार्ड है उसी के तहत इसको 2015 में बदल क्या कर दिया गया? 2015 में OCI कर दिया गया। क्या कर दिया गया? OCI कर दिया गया। तो ये भी एक तरह से क्या है? कार्ड है। क्या है? कार्ड है। तो OCI आपको ये परमिशन देता है। OCI एक तरह से क्या? वीज़ा काम करता था। क्या करता था? वीज़ा। OCI एक तरह से वीज़ा का काम करता था, यानी अगर आप पासपोर्ट बनवा चुके हैं तो भारत में आने के लिए आपको वीज़ा की आवश्यकता नहीं थी। क्या नहीं थी? वीज़ा की आवश्यकता नहीं थी। जैसे समझिए
आपको अस्थिर से समझाते हैं, एकदम विस्तार रूप से समझाते हैं। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए भारतीय हैं आप, क्या हैं, भारतीय हैं, आप भारत में जन्म लिए। भारत में जन्म लेने के बाद अगर आप विदेश में चले गए, अगर विदेश में काम 10 वर्ष 15 वर्ष तक काम विदेशों में किया और उसके पश्चात आपने विदेश की नागरिकता ले लिया, क्या कर लिया, आपने विदेश की नागरिकता ले लिया। अगर आपने विदेश की नागरिकता ले लिया, अगर आपको मन कभी करे चले अपने जन्मभूमि यानी भारत में एक बार घूम आए, तो उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो भारत सरकार ने वही किया, OCI कार्ड लाया, OCI कार्ड लाया, क्या लाया, OCI कार्ड लाया। OCI कार्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति भारतीय हैं लेकिन वो विदेश के नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, विदेश के नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग को दिया जाएगा, सभी लोग को नहीं दिया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेस बड़े बड़े बिजनेसों चला रहे हैं, उनको दिया जाता है OCI कार्ड। क्या दिया जाता है, OCI कार्ड, क्या, ताकि वो भी भारत के लिए कुछ करें, क्या करें, वो भी कुछ भारत के लिए करें। इसलिए उनको OCI कार्ड दिया जाता है कि आपको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, आपका जब मन करे तब आप भारत में आकर घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। जिस स्थान पर आप जाकर भ्रमण कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर आप घूम सकते हैं जहां आम पब्लिक जाके घूम सकती है। इतना आप समझ गए। अब समझिए, इसमें OCI में एक फ़ायदा और था। OCI में एक फ़ायदा ये था कि OCI में कहा गया था, OCI कार्ड जो जिस व्यक्ति के पास था उसमें कहा गया था कि आपको जैसे आपको भारतीय आम व्यक्ति हैं वैसे ही आपको भी ट्रीट किया जाएगा। जैसे अगर आप ताजमहल घूमने जाते हैं, भारत के लोग अगर ताजमहल घूमने जाते हैं तो उनकी टिकट 30 रुपये है। तो अगर आप भी कोई विदेशी नागरिक है जो विदेश का नागरिक प्राप्त कर चुका है, लेकिन है वो किस देश का, भारत का ही, लेकिन वो विदेश का नागरिकता प्राप्त कर चुका है, वो भी भारत में आकर ताजमहल घूमना चाहे तो उसको भी कितना टिकट किया जाएगा, 30 रुपये। कितना कर दिया जाएगा, 30 रुपये। अगर वो उसके पास OCI कार्ड है तो। इतना आप समझ गए कि अगर कोई विदेशी है उसके पास OCI कार्ड है, अगर वो भारत में घूमना चाहे तो जितना आम पब्लिक का अधिकार है उतना OCI व्यक्ति का भी क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं कि ये मतदान नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते हैं, बड़े बड़े पदों पर चुनाव में नहीं खड़े हो सकते हैं, बड़े बड़े पदों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। बड़े पदों को मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो पद हैं उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ना ही मतदान में खड़ा हो सकते हैं, ना ही सरकारी नौकरी ले सकते हैं। इतना आप समझ गए। तो ये कंडीशन थी। दूसरी चीज़ इसमें कहा गया था कि जो आपका PIO में कहा गया था आपको लोकेशन देना पड़ता था, हर 6 महीने पर आपको पता देना पड़ता था रीजनल ऑफिस में जाकर कि मैं इस जगह पे हूँ, ये किस काम से हूँ, इतने दिनों तक काम है, इसके बाद मैं इस काम को कर चला जाऊँगा। इसमें कहा गया OCI कार्ड जब 2015 के बाद लाया गया तो इसमें कहा गया कि वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप समझ गए। जो भी मान लीजिए इसमें कहा गया था PIO कार्ड में आपको हर 6 मंथ में आपको लोकेशन देना पड़ेगा, लेकिन OCI कार्ड में कहा गया कि आपको इसमें 6 मंथ में आपको लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इतना आप समझ गए। तो OCI कार्ड किस व्यक्ति को दिया जाता है, जो उद्योगपति हैं, जो भारत में बार बार घूमने आते हैं, जो उद्योगपति हैं, भारत के लिए कुछ करते हैं, उनको OCI कार्ड दिया जाता है। इस OCI कार्ड को 2 देशों को वंचित किया गया है। कौन कौन 2 देश हैं। पहला वो देश है पाकिस्तान, दूसरा देश है बांग्लादेश। कौन सा देश है, बांग्लादेश। ये 2 देशों में वंचित किया गया OCI कार्ड को लेकर। इनको हरकतें हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की ऐसी हरकतें हैं कि इनको वंचित किया गया है। अगर इनको लाभ दे दिया जाता OCI कार्ड का तो ये भारत में बार बार आकर गलत काम करते, जैसे ताज होटल के अनेक गलत काम करते हैं लोग।
तो इन लोगों की नीति जब अलग है, गलत है, तो इन लोग को OCI कार्ड देने से कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो इन 2 देशों में वंचित किया गया है OCI कार्ड से। इतना आप समझ गए। तो आप समझ गए NRI क्या होता है, NRI क्या होता है, PIO क्या है और OCI क्या है। इसको आपको अच्छे से हम आपको समझा दिए, एकदम विस्तार उसको बताएं, बेसिक रूप से बताएं। इतना आप समझ गए। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं, जब भारतीय व्यक्ति विदेशों में जाते हैं काम के परिपथ से, यानी कमाने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए कुछ अकाउंट खोला जाता है। भारत में अकाउंट खोला जाता है किसी ब्रांच में। तो आपको बताए थे 3 तरह के अकाउंट होते हैं। कौन कौन अकाउंट होते हैं? पहला अकाउंट होता है NRO, दूसरा अकाउंट होता है NRE और तीसरा अकाउंट होता है FCNR। ये 3 तरह के अकाउंट हैं जो खोले जाते हैं। ठीक है, इस अकाउंट को खोलने के लिए 1999 में 1999 में फेमा नामक एक नियम लाया गया था, एक्ट लाया गया था। क्या लाया गया था? एक्ट लाया गया था। फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट 1999 में लाया गया था इसको। इसी के तहत भारतीय जो व्यक्ति जाते थे विदेशों में कमाने के लिए, उनके लिए 3 अकाउंट यानी 3 तरह के अकाउंट खोले जाते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। चलिए, पहला क्या है? पहला है NRO अकाउंट। कौन सा है? NRO अकाउंट। NRO अकाउंट का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। क्या होता है? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट क्या है? NRO। क्या चीज़ है? NRO। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति विदेश में जाकर पैसा कमाता है, क्या करता है? अगर कोई भारतीय विदेश में जाकर पैसा कमाता है, अगर विदेश में उस व्यक्ति को पैसे की कमी पड़ जाए, क्या पड़ जाए? पैसे की कमी पड़ जाए, तो मान लीजिए वो इंडिया से पैसा लेगा कि नहीं लेगा? मान लीजिए अपने घर से पैसा का, मान लीजिए कहीं फंस जाए विदेश में जाकर, उसके पास पैसा ना हो, तो इंडिया से पैसा वो मंगवा सके, इसके लिए कोई अकाउंट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। मान लीजिए कोई फंस जाए इस तरह के व्यक्ति, तो दिक्कत हो सकती है। तो इसी के लिए एक क्या किया गया? NRO अकाउंट खोला गया है। इसमें आप फॉरेन जो विदेशी पैसा है, विदेशी पैसा और भारतीय पैसा, इसमें विदेशी पैसा और भारतीय पैसा दोनों रख सकते हैं। किसमें? NRO अकाउंट में। NRO अकाउंट में आप विदेशी पैसा और भारतीय पैसा दोनों रख सकते हैं। इस पर टैक्स लिया जाता है। भारत सरकार इस NRO अकाउंट पर टैक्स लेती है। क्या लेती है? भारत सरकार इस NRO अकाउंट पर टैक्स लेती है। इसमें आपका विदेशी पैसा और भारतीय पैसा दोनों रखा जाता है। मान लीजिए आपको बताए हैं कि अगर कोई व्यक्ति विदेश गया हो, अगर उसका तबीयत खराब हो जाए या किसी कारण उसके पास पैसा खत्म हो जाए, अगर वो अपने घर फ़ोन करता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो आप अगर आपका NRO अकाउंट है, तो मान लीजिए इसमें भारतीय पैसा भी रख सकते हैं। तो आपको भारत से पैसा इस NRO के जरिए, आपको NRO अकाउंट के जरिए आपको भेजा जा सकता है। इतना समझ गए? इसलिए क्या किया गया? NRO अकाउंट खोला गया। हालांकि NRO अकाउंट बहुत कम लोगों ने खुलवाते हैं, क्योंकि उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना आप समझ गए? चलिए, इसमें भारत सरकार क्या करती है? टैक्स लेती है। क्या करती है? टैक्स लेती है। आप समझ गए NRO अकाउंट क्या है? दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका NRE अकाउंट। NRE अकाउंट क्या है उसको समझिए। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट NRE। इसमें क्या है? इसमें यह है कि इसमें भारत सरकार नो टैक्स, यानी इसमें भारत सरकार टैक्स नहीं लेती है। इसमें भारत सरकार टैक्स नहीं लेती है। जब कभी भी भारत, इसमें सिर्फ आप फॉरेन पैसा ही, विदेशी पैसा ही रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? जैसे में समझिए, विदेशी पैसे रखने का मतलब, हाँ, कहने का मतलब समझिए। कहने का मतलब कि ये कि अगर आप भारतीय हैं और विदेश में जाकर पैसा कमाते हैं,
अगर आपको विदेश से भारत में पैसा भेजना हो तो आप किस अकाउंट के जरिए भेजेंगे? एनआरई अकाउंट के जरिए। किस अकाउंट के जरिए आप पैसा भेजेंगे? एनआरई अकाउंट के जरिए। आपको बताएं ना, जो 55 लाख एनआरई व्यक्ति हैं, एनआरआई जो 55 लाख एनआरआई व्यक्ति हैं, जो एनआरआई व्यक्ति होते हैं, उनके लिए क्या खोला जाता है? एनआरई अकाउंट। भारत जब आप एनआरआई आप जब पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट या वीज़ा, तो आपको सलाह दिया जाता है कि आप कौन सा अकाउंट खुलवाइए? एनआरई अकाउंट खुलवाइए, ताकि आपसे टैक्स न लिया जाए। क्या किया जाए? आपसे टैक्स न लिया जाए। अगर आप एनआरओ अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको टैक्स लिया जाएगा, भारत सरकार आपसे टैक्स लेगी। इसलिए आपको सलाह दिया जाता है कि आप एनआरई अकाउंट खुलवाइए, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात कि आप आसानी से विदेश में पैसा कमाते हैं तो भारत में भेज सकते हैं। किस अकाउंट के जरिए? एनआरई अकाउंट के जरिए। इतना आप समझ गए? आगे समझते हैं। तीसरा क्या चीज़ है? तीसरा है इसमें FCNR। FCNR अकाउंट। FCNR अकाउंट का मतलब होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, FCNR। इसमें आप जिससे मान लीजिए इसमें विदेशी करेंसी सिर्फ रख सकते हैं, विदेशी पैसा, इसमें विदेशी पैसा रख सकते हैं। जैसे समझिए आप मान लीजिए विदेश में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं या दुबई में, कहीं भी आप काम कर रहे हैं। अगर आप विदेश का चाहते हैं कि विदेशी करेंसी, जो करेंसी होती है विदेश का, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम मेरे अकाउंट में विदेशी करेंसी ही रहे, तो आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? FCNR। कौन सा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? FCNR अकाउंट खुलाना पड़ेगा। इस अकाउंट में विदेशी करेंसी को ही रखा जाता है। इतना आप समझ गए? तो आपको 3 तरह के अकाउंट आपको समझा दिए पूरी अच्छी तरीके से। इस सभी जितने भी एनआरआई लोग होते हैं, जो भी आप भारत से विदेश में पैसा कमाने के लिए जाते हैं या किसी काम के परिपथ से जाते हैं, तो सभी के लिए क्या खोला जाता है? एनआरई अकाउंट खोला जाता है, क्योंकि इसमें भारत सरकार टैक्स नहीं लेती है। अगर आपको एनआरओ अकाउंट खोला जाता है तो उसमें भारत सरकार टैक्स लेती है। ठीक है, तो लगभग हाँ, जहाँ तक उम्मीद है सभी लोग एनआरई अकाउंट खुलाते हैं। कौन सा खुलवाते हैं? एनआरई अकाउंट ही खुलवाते हैं। इतना आप समझ गए? तो ये आपको 3 तरह के अकाउंट बता दिए, एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट, FCNR अकाउंट। इतना आप समझ गए? अब समझेंगे हम लोग CAA क्या है और NRC क्या है। NRC, चलिए इसको समझ लेते हैं। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। जो आपका CCA है, CCA सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट, क्या है? एमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट। ये कब लाया गया था? 2019 में। कब लाया गया था? 2019 में। CAA ये नागरिकता देता है। क्या करता है? CAA नागरिकता देता है। बहुत सिंपल सा चीज़ है। इस पे बताए थे ना आपको कि ये इसको 2019 में राजनीतिक मुद्दा बनाकर इतना हंगामा किया गया भारत में, बहुत हंगामा किया गया उस समय 2019 में। इसको राजनीतिक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, राजनीतिक मुद्दा है। इसको समझिए कैसे, ये बहुत छोटा सा चीज़ है। जैसे समझिए इसमें कहा गया था CAA में, जो जैसे मान के चलिए ये क्या है? भारत, क्या है? भारत है। ये भारत के इस एरिया के लोग क्या थे? इस एरिया के लोग जो अल्पसंख्यक थे, जो क्या थे? अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी। जो अल्पसंख्यक थे, क्या थे? अल्पसंख्यक। जो अल्पसंख्यक थे इस एरिया के,
जैसे इसमें कहा गया था इस कानून में कि मुसलमान को छोड़कर जो मुसलमान थे, मुसलमान सामुदायिक को छोड़कर जो गैर मुसलमान समुदाय थे, अब कौन कौन थे गैर मुसलमान समुदायिक, जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी और कौन से थे, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई। इतने जो धर्म थे जो इस एरिया में अल्पसंख्यक थे, जो गैर मुसलमान थे। क्या थे? गैर मुसलमान समुदाय के थे ये लोग। और इसमें कहा गया था CAA जो नियम था, एक्ट था, जो 2019 में लाया गया था, जो CAA एक्ट, इसमें कहा गया था कि मुसलमान समुदाय को छोड़कर गैर मुसलमान समुदायिक, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फारसी, सिख, ईसाई, जो अल्पसंख्यक रूप में हैं, जिनके ऊपर धार्मिक रूप से अत्याचार किया जा रहा है, वो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 के पहले, 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर भारत में आ गए हों, अगर वो भारत में आ गए हों, तो उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? नागरिकता दिया जाएगा। यही कानून था CAA में। क्या था? इतनी छोटी सी बात को लेकर भारत में 2019 में इतना हंगामा किया गया कि हद हिसाब है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें सिर्फ यही कहा गया था कि गैर मुसलमान यानी मुसलमानों को छोड़कर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फारसी, सिख, ईसाई, हिंदू, जो अल्पसंख्यक हैं इस एरिया में, उनके ऊपर धार्मिक अत्याचार किया जा रहा है। अगर वो व्यक्ति जो धार्मिक अत्याचार से बंधे हुए हैं, अगर वो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर भारत में आए हैं, तो उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही सा था उस CAA कानून में। क्या था? CAA कानून में। इतना आप समझ गए? तो इतना सिंपल सा कानून था, इसी को बहुत बड़ा बना दिया गया, राजनीतिक मुद्दा बनाकर बहुत बड़ा हंगामा किया गया 2019 में। अब आगे समझते हैं NRC क्या था। NRC बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है। NRC नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप, NRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप। इसको समझिए अच्छे से। जो ये बांग्लादेश के लोग थे, क्या थे? बांग्लादेश के लोग 1971, क्या था? 1971 में बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश को ही क्या कहा जाता था? छोटा सा, मतलब ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था। क्या था? पाकिस्तान का ही हिस्सा था। इधर क्या था? पाकिस्तान। क्या था? ये क्या है? पाकिस्तान। इसी का हिस्सा क्या था? बांग्लादेश। तब पाकिस्तानों ने क्या किया? अपने ही देश में कुछ आतंकवादियों को, कुछ सैनिकों को घुसाकर 1971 में यहाँ के लोगों को इतना हंगामा किए, इतना मारपीट किए। यहाँ के आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, आपको बता नहीं चाहते हैं लेकिन बता दे रहे हैं कि यहाँ के लोगों को लगभग 30,000 महिलाओं को इन्होंने रेप किया। क्या किया? 30,000 महिलाओं को अपने खुद के देश में। जरा सोचिए, ऐसी भावनाएं पाकिस्तान के लोगों में हैं, ऐसी भावनाएं कैसे वो सोच सकते हैं कि अपने ही देश में ऐसे स्थिति उन्होंने किया। 30,000 महिलाओं क्या कर दिए? रेप कर दिए। किस में? बांग्लादेश में। 1971 में बहुत से लोग भागकर कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? आसाम। कहाँ गए थे? आसाम गए थे। आसाम कहाँ गए थे? आसाम। 1971 से पहले या बाद में, 1971 से पहले बहुत लोग भाग के कहाँ गए थे? आसाम गए थे, जब लड़ाई हुआ था 1971 में। तो इतना आप समझ गए। जब लोग आसाम भाग के गए थे, तो आसाम बहुत
ज़्यादा लोग भाग के गए थे। बहुत हमारे देश के जो नेता लोग थे वो कहते थे कि बहुत 4 करोड़ 3 करोड़, कोई बता रहा था 2 करोड़, कोई बता रहा था 5 करोड़, इतने लोगों ने भाग कर कहाँ आए हैं, भारत में आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करिए कि आप एक रजिस्टर बनाइए, उसी में जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले आया है, जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले आसाम यानी भारत में आया है, उसको आप नागरिकता दे दीजिए। क्या करिए, आप उसको नागरिकता दे दीजिए। जो व्यक्ति 24 मार्च यानी उसके बाद अगर भारत में आया है तो उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। यानी मतलब कि जो व्यक्ति मान के चलिए लगभग ये बता रहे थे कि 1971 के बाद, नेताओं के बाद बता रहे हैं, नेता लोग जो थे वो बता रहे थे 1971 के बाद लगभग 3 करोड़ 4 करोड़ ऐसे ही बता रहे थे, मीडिया वाले बता रहे थे कि ऐसे ही लोग आए थे। लेकिन अगर देखा जाए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रजिस्टर बनाइए कि 1971 के बाद कितने लोग भारत में आए हैं, तो 1971 के बाद जब रजिस्टर में देखा गया तो 19 लाख, कितना आए थे लोग, 19 लाख, कितना आए थे, 19 लाख। इस 19 लाख में से कुछ लोग तो अल्पसंख्यक थे जो गैर मुसलमान थे। क्या थे, गैर मुसलमान थे। तो आपको बताए हैं ना, जो गैर मुसलमान हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो ऐसे गैर मुसलमान थे उनको तो CAA के अंतर्गत उनको क्या कर दिया जाएगा, भारतीय नागरिकता दे दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, भारतीय नागरिकता दे दिया जाएगा, क्योंकि 2014 से पहले वो आए हैं, तो CAA के तहत क्या कर लेंगे, नागरिकता ले लेंगे। तो लगभग हमको लगता है 19 लाख में से लगभग 9 या 10 लाख लोग भारतीय नागरिकता ले लिए। बाकी 10 लाख लोग अभी भी ऐसे ही भारत में पड़े हुए हैं, कोई खास मतलब नहीं, अभी वो मुद्दा चलता ही रहता है। इतना समझ। तो यही है NRC। क्या है, यही है NRC आपका कानून। NRC क्या है आपको बताया है, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप। इतना आप समझ गए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास में हम लोग आएंगे तो फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार को अच्छे से अध्ययन करेंगे, भाग 3। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद।